हेलो स्टूडेंट्स। तो ये सिमिलैरिटी का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने जो देखा था उसमें क्या था कि केवल बेसिक बताया था सिमिलैरिटी होता क्या है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में कंपैरिजन, और उसके बाद फिर क्राइटेरिया कौन कौन सी सिमिलैरिटी में है और सिमिलर होने के बाद होता क्या है कि मतलब दो ट्रायंगल हमने सिमिलर अगर कर लिए तो उसके बाद उसके क्या क्या रिजल्ट्स उसके बाद आते हैं निकल के, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, अच्छा मैंने बताया था कि बोर्ड में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं सब एंगल एंगल पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी के दो क्राइटेरिया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो एंगल एंगल सिमिलैरिटी पे हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, टू बी सी। मतलब ए बी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है और डी जो है वही बीसी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पे ये 90 का एंगल है, ये 90 है और यहां पे ये भी 90 है। ठीक, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। इसका मतलब हमें ट्रायंगल एबीसी को, एबीसी ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी ट्रायंगल ये है, एबीसी ट्रायंगल को ट्रायंगल डीईसी के सिमिलर करना है। ठीक है, यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि शुरू में हमारा पूरा फोकस सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी पे होगा, जो कि क्या बोलता है कि उसमें हमें सिर्फ दो एंगल सेम करने होते हैं। हमने जैसे दो एंगल सेम किया एंगल एंगल सिमिलैरिटी से वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो दो ट्रायंगल है हमारे वो है ट्रायंगल ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे दो एंगल हमें सेम करना है, क्लियर। तो एक तो हमारा ये जो एंगल सी है ये कॉमन एंगल है। देखो एंगल सी जो है वो एंगल ए बी सी में भी आ रहा है और जो एंगल सी है वो डी ई सी में भी आ रहा है। मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल सी प्रेजेंट है, ये वाला जो एंगल है ये। ठीक है, और सेकेंड चीज कि ये जो हमने लाइन बनाई है ये क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो एक 90 का एंगल हो गया। दो एंगल ही तो इक्वल करने, भाई नाम ही है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो दो एंगल अगर हमने सेम कर दिया तो काम हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पे क्या लेंगे हम लोग, पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, मतलब ये वाला और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसको देखना है। ठीक है, इस पे फोकस करना है। तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईसी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीईसी होगा। तो एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल है वो हो गया डीईसी। क्लियर। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली चीज क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए बी और डी जो है ये परपेंडिकुलर्स हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, यहां पे ये एंगल 90 होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक एंगल मिला हमें 90 डिग्री का, मतलब दोनों का एक एक एंगल 90 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे सिंस ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर का साइन होता है ये उल्टा टी टू बी सी। ये परपेंडिकुलर का साइन है, साइन भूल जाओ ना लगा पाओ तो वर्ड लिख दो तुम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंस ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू बी सी देयरफॉर एक एंगल हमारा क्या हो गया, एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। पहले चीज हमें जो इक्वल करनी थी मिल गई। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हमें दो एंगल सेम करने हैं। दूसरा मैंने शुरू में बता दिया एंगल सी जो है, देखो अगर थोड़ी देर के लिए तुम डी लाइन को अवॉइड करो, पूरा ट्रायंगल देखो ए बी सी, तो उसमें एंगल सी आ रहा है और यही एंगल सी डीई सी ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये जो एंगल सी है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, और कॉमन है तो बराबर बात, ऑब्वियस बात है, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे यहां पे, कॉमन। ठीक है,
दो एंगल चाहिए होते, दो मिल गए तो हमारा काम हो गया। ठीक, अब सिमिलर हो गया। सिमिलर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो यहां लिख रखा है ऑर्डर, लेकिन बाय चांस ना लिखा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है इस चैप्टर में वो ये है कि वो सिमिलैरिटी वाला स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। मतलब एक ट्रायंगल का नाम लिखा, फिर सिमिलैरिटी का साइन बनाया, फिर जो दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखा जाएगा वो किस ऑर्डर में लिखा जाए, क्योंकि अगर ऑर्डर गलत हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर पूरा हमारा आगे के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि अभी जो मैंने लिख के दिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि साइड कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, तो एक बार तुमने ऑर्डर ही गलत कर दिया तो आगे का सब कुछ ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम सिमिलैरिटी के साइन के साथ किस ऑर्डर में लिखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे पहला ट्रायंगल एबीसी लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी हम तुम्हें ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, समझा दे रहे हैं, वैसे तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जहां नहीं लिखा होगा तो दिक्कत होगी फिर, नहीं तो इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं लिखते कैसे हैं। तो देखो पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका नाम तुम्हें जो समझ में आए, जिस ऑर्डर में लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम एबीसी लिख लो, तुम बीएसी लिख लो, तुम एबीसी लिख लो, बीसीए लिख लो, वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे खैर पहला ट्रायंगल हम एबीसी लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है, तो हमने लिखा एबीसी। ठीक है, फिर हमने एक साइन बना दिया सिमिलर का और एक ट्रायंगल बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता है कि जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें भी 3 वर्टेक्स होंगे, तो 3 जगह हमें फिल करनी है, राइट। 3 वर्टेक्स होंगे, 3 जगह फिल करनी है। तो अगर 3 जगह फिल करनी है तो हमें देखना है कौन सा किससे मैच कराना है। जैसे एंगल बी जो है वो 90 है, तो इसका मतलब एबीसी में 90 वाले एंगल का वर्टेक्स बीच में आ रहा है, ए और सी के बीच में 90 वाला वर्टेक्स आ रहा है बीच में। ठीक है, तो ये जो डीसी ट्रायंगल है इसमें भी ई बीच में आएगा, बिकॉज इसका 90 अगर बी पर है तो इस वाले ट्रायंगल का 90 ई पर है, और अगर 90 ई पर है तो 90 जो है वो बीच में आएगा, ई जो है वो बीच में आएगा। मतलब 3 पोजीशन है उसमें बीच में ई आएगा, क्योंकि बी के जगह पर ही ई होना चाहिए, तो हमने यहां ई लिख दिया। बात समझ में आई। नेक्स्ट इसके बाद हमने एंगल सी को यूज किया है कि एंगल सी के बराबर है, कॉमन एंगल है, तो इसका मतलब एबीसी का सी जहां पर आ रहा है, डीईसी का सी भी वहीं पर आएगा। इसका मतलब सी कहां आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, तो इसका सी भी कहां आएगा, इसका सी भी आएगा थर्ड पोजीशन पे, राइट। क्या बचा, हमारे पास बचता है ये वाला वर्टेक्स डी, क्योंकि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, ई अपने जगह पर आ गया, सी अपने जगह पर आ गया, तो डी ही तो बचा, तो डी जो जगह एक बची तो वहां पे डी लिख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया लिखनी पड़ेगी कि किस क्राइटेरिया से हमने सिमिलर इसको किया है, तो यहां पे लिख देंगे एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर, बात समझ में आई है। अच्छा, अब पहला पार्ट हमारा हो गया। पहला पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ट्रायंगल दिस सिमिलर टू दिस। अब नेक्स्ट पार्ट इसके बाद क्या बोलता है कि हमसे कुछ साइड की वैल्यू वो देगा और कुछ साइड की वैल्यू हमसे निकलवाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सिमिलैरिटी लिखें, ये जो सिमिलैरिटी का स्टेप आया है, इससे अगर हम लोग साइड का वो रेशियो लिखें, प्रोपोर्शनल लिखें कि कौन सी साइड किसके साथ रेशियो में सेम है। ठीक है, तो वो जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे यहां से हमने ए बी लिया तो अपॉन में यहां का क्या लेंगे, डी लेंगे, फिर यहां से बी सी लिया तो अपॉन में ईसी लेंगे, तो वो चीज हम लिख रहे हैं। तो हमने लिखा ए बी अपॉन डीई। अच्छा, एबीसी में ए बी के बाद आएगा बीसी, तो यहां पे हमने लिखा बीसी अपॉन डीईसी में डी को हटा दो, आएगा ईसी इज इक्वल टू, और फिर ए बी सी में आएगा ए सी और डीईसी में आएगा डीसी, तो ये लिखेंगे रेशियो ये आएगा ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। पहले हमने ए बी लिखा तो ए बी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, उसी जगह पर डी आ रहा है, तो हमने ए बी के साथ अपॉन में डी लिखा। फिर बी और सी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, उसी जगह पर यहां ईसी आ रहा है, तो हमने बीसी के जगह पे अपॉन में ईसी लिखा।
और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे AC है और उसी जगह पर यहां पर DC आ रहा है, तो हमने AC के साथ अपॉन में DC लिखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें से हमें कुछ वैल्यूज दे रखी होगी कि AB इतना है या BC इतना है या DC इतना है। जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू हम इस पे पुट कर देंगे। जो वैल्यू हमें दे रखी है हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू यहां रख देंगे और जो नहीं दिया वो निकाल लेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में AB 6 दिया है, DE 4 दिया है और AC 15 दिया है। ठीक है, तो AB 6 हो गया, DE 4 हो गया, BC नहीं दिया है, EC नहीं दिया है, AC 15 दिया है, CD या DC नहीं दिया है। वही चीज लिखी है, नहीं तो सोचो ये क्या कर दिया इन्होंने। DC था, मैंने DC को CD कर दिया, बस ऑर्डर बदला है। साइट्स में AB बोलो या BA बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब DC को मैंने CD लिख दिया बस। ठीक है, तो ये दिया था मैंने वो पुट कर दिया, ये दिया पुट कर दिया, जो नहीं दिया वो छोड़ दिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट CD। देखो एक चीज तो क्लियर है कि कभी भी दो इक्वल टू एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते, मतलब ये पूरा एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें तीन फ्रैक्शन में से किसी दो को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, किसी दो को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना, उसको जरूर लेंगे जो पूरा पता होगा, मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पता होगा। तो यहां पर इसका न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, तो ये तो लिया जाएगा पक्का, पहला वाला फ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद वो लेंगे जो फाइंड करना है, क्योंकि CD फाइंड करना है। अगर CD होगा ही नहीं इक्वेशन में तो निकालेंगे कहां से। अगर तुम्हें एक इक्वेशन दे दे हम 2x + 1 = 7 और बोले इससे m की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, वो इक्वेशन x में m तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें CD तो निकालना ही है, तो ये वाला फ्रैक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और साथ में हमें ये वाला फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसका हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पता है। इसका मतलब इसको और इसको लेके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा 6/4, और हमेशा दो ही फ्रैक्शन लिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तीनों सॉल्व ही नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 CD = 15, 4 मल्टीप्लाई होगा, 15 × 4 होता है 60। तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD आ जाएगा 60/6, कैंसिल होके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई है। दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक, अब हमें यह बात पता है कि अगर दो ट्रायंगल हमने सिमिलर कर लिए, जैसा इनको कर लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा ट्रायंगल के। थ्योरम पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, कि दो ट्रायंगल एक बार सिमिलर हो गए, और ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसको प्रूफ करने से पहले, मतलब निकालने से पहले क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कि दो ट्रायंगल अगर एक बार सिमिलर कर लिए तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां पे सिमिलर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल्स नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, केवल साइड्स नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो अब क्या है कि इनका जो एरिया का रेशियो होगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड ले ले, तो अगर हम AB अपॉन DE ले ले, अच्छा वही लेंगे तो पता होगा, क्योंकि नहीं तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें AB अपॉन D पता है, देखो हमने यहां पे देखा AB अपॉन D की वैल्यू हमें पता है 6/4 है। तो हमने क्या किया, हमने AB अपॉन D लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो AB अपॉन D लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, AB अपॉन D, AB की वैल्यू 6:4 का रेशियो है, तो यहां पे लिख दो 6/4 और उसका स्क्वायर कर दो। तो 6/4 को पहले कैंसिल कर ले थोड़ा, यह आ जाएगा 3/2 और इसका स्क्वायर कर दे तो 3 का स्क्वायर होता है 9
और 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब रेशियो आ जाएगा 9:4। ये बात समझ में आई? तो ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल डीईसी का जो रेशियो है वो 4:9 है। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, एरिया भी जब निकाल ले होंगे, अच्छा देखो 3 रेशियो है, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसी का करेंगे जो पता होगा। देख हमने इसका उठा के स्क्वायर कर दिया, वैल्यू नहीं पता, तो फायदा क्या? ठीक है, तो उसी को लेंगे जो फ्रैक्शन में पूरा पता होगा और उसको रेशियो लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो क्या आएगा? वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो वहां से क्या आ जाएगा? 9:4 रेशियो आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, इज टू एरिया ऑफ, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं है, एबीईडी बोल रहा है, ट्रायंगल हटा देते हैं, एबीईडी मतलब एबीसी ट्रायंगल अपॉन एबीईडी। क्या है ये ट्रपीजियम है। ठीक है, ट्रपीजियम है ना ये, तो इसका मतलब है, नहीं पता तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 साइड तो दिख रही ना। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई थ्योरम नहीं लगेगा, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पे वो थ्योरम नहीं लगेगी डायरेक्टली। अब यहां पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, जो जूनियर क्लास में पढ़ते आए हो। ठीक है, देखो हमसे बोला है एबीसी मतलब ये पूरा ट्रायंगल अपॉन एबीईडी मतलब ये वाला ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल एबीईडी, इसका एरिया निकालना है, मतलब पूरा एरिया अपॉन इसका एरिया। ठीक, ये बताओ हमने अभी निकाला इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अपॉन इतने ट्रायंगल का एरिया निकाला, और वो कितना आया? वो आया 9:4। क्लियर? अगर हम अज्यूम कर लें, जैसे हम लोग जूनियर क्लास में याद है बोलता था एक ट्रायंगल के एंगल 1:2:3 रेशियो में है, तो हम कहते थे लेट द एंगल बी x, 2x एंड 3x। तो अगर हम अज्यूम कर लें लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 9x, क्योंकि रेशियो दिया है ना, एबीसी और डीईसी का रेशियो 9:4 है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 9x ले लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी को 4x ले लिया, ले सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है कि दो लोग की एज का रेशियो 3:4 है, हम बोलते हैं ना लेट द पर्सन बी एजेस ऑफ द पर्सन बी 3x एंड 4x। तो यहां पर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी का रेशियो 9:4 है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 9x ले लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी को 4x ले लिया। ठीक, अब ये बताओ ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 9x है? ये छोटे वाले ट्रायंगल डीईसी का एरिया 4x लिया है, तो इसका एरिया 4x है। ठीक, तो अगर हमसे ये एरिया निकालने बोले क्वाड्रिलेटरल का या ट्रेपीजियम बोल लो, तो कितना आएगा? देखो पूरा एरिया 9x है ये, और उसमें से जो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया है वो 4x है। तो अगर हम पूरे एरिया 9x में से ये एरिया 4x माइनस करते हैं, तो यहां से एरिया ऑफ ए बी ई डी जो आएगा वो आएगा 9x माइनस 4x, इसका मतलब 5x आएगा। 9x पूरा एरिया है ट्रायंगल का, ये एरिया 4x है, तो इसका मतलब ये एरिया जो आएगा वो 9 माइनस 4 मतलब 5x आएगा। अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीईडी। ठीक है, यहीं पे कर देने साइड में, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एबीईडी। ठीक है, एबीसी का एरिया पता है 9x है, यहां लिख दो 9x, और एबीईडी का एरिया निकाला तो 5x आया था, लिख दो 5x, x x कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 9:5। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब भी वो एक ट्रायंगल अपॉन क्वाड्रिलेटरल बोलेगा, तो वहां पे भी हमें पहले ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, पूरा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल अपॉन पूरा ट्रायंगल। ट्रायंगल का रेशियो आ गया, रेशियो से जब वैल्यू अलग अलग करते हैं तो वहां पे एक अननोन कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे हमने यहां x लगाया है, कि हमने ये नहीं बोल सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 9 है, 9x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये चीज याद रखना है कि अगर ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल होगा तब तो वो उस थ्योरम से आ जाएगा, लेकिन अगर एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है तो उस थ्योरम से नहीं आने वाला। तब तुम्हें क्या करना है, ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल निकाल लो, फिर एक ट्रायंगल को एक्स के टर्म में अज्यूम कर लो एरिया, दूसरे ट्रायंगल का अज्यूम कर लो, फिर माइनस कर दो, आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, तो ये एक तरह का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था, मतलब इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट पूछ लिया था जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक, काफी थोड़ा सा हौच हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन फिगर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बोर्ड का है, थोड़ा सा इसमें कम चीजें पूछी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एंड पी एस टी इक्वल टू 90। तो पी क्यू आर ये 90 है, पी क्यू आर तो ये 90 है, और पी एस टी में ये 90 है। इसका मतलब एक तो देखो हमें करना तो वही है भाई, अगर दो ट्रायंगल है, मैंने पहले भी कहा कि जितने क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं सब एंगल एंगल पे आते हैं, तो हमारा मेन कंप्लीट फोकस सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, एक बार एंगल एंगल के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो और टॉपिक पे आएंगे और हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ एंगल एंगल के कई सारे करेंगे। ठीक, तो अभी क्या है कि पी क्यू आर और पी एस टी 90 हो गया, एक तो ये एंगल मिल गया। हमें क्या करना है, देखो यहां पे बोला है पी क्यू आर को पीएसटी के सिमिलर करना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर करने ना बोले, सीधे अगला पार्ट पूछ ले, तो तुम्हें पता है तुम्हें सिमिलर तो करना पड़ेगा, बिना सिमिलर किए वो पार्ट आएगा नहीं अगला वाला। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी कि यहां पे ऑर्डर ना लिख कर दे, तो इसलिए तुम्हें ऑर्डर खुद लिखना सीखना भी पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे क्या है, देखो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल पी एस टी है, जिनको हमें सिमिलर करना है, यहां पे बोला है। ठीक, तो देखो दिख रहा है साफ साफ, दो एंगल इक्वल करने, एंगल एंगल सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, एंगल एंगल के ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो यहां पे क्या है, देखो ये 90 और 90, तो एक एंगल 90 का हो गया, और दूसरा ये जो है वैसा ही क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी था, ऐसी एंगल था कॉमन। तो यहां पर पी एस टी में भी ये एंगल आ रहा है और पी क्यू आर में भी ये एंगल आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको सिमिलर करें तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर और एक है पी एस टी। हमें दो चीजें सेम करनी है। पहली बात, एंगल पी दोनों में आ रहा है, तो एंगल पी कॉमन है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है, ये वाला एंगल पूरे ट्रायंगल में भी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 90 है और यहां पर ये 90 है। अच्छा, पहले किसको लिखा है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर वाली साइड इधर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी एस टी इक्वल्स 90। अच्छा, ये एग्जैक्ट चीज ऊपर दी है तो मतलब ये गिवन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रीजन गिवन। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था, ऑर्डर देखकर लिखना, अगर वो गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। ऑर्डर मतलब सिमिलैरिटी लिखने के कई तरीके हो सकते हैं और सारे सही भी हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने बोला ना, फर्स्ट वाला किसी भी ऑर्डर में लिख लो, तो हो सकता है एक बच्चे ने फर्स्ट वाला पी क्यू आर लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली लिखेगा, किसी ने फर्स्ट वाले में क्यूपीआर लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली लिखेगा। मतलब फर्स्ट वाला जिस ऑर्डर में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट वाला हमने पी क्यू आर लिखा है। अब देखो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर का 90 क्यू पर है पी क्यू आर का 90 क्यू पर है। अच्छा, पी एस टी का 90 कहां पर है, पी एस टी का 90 एस पर है। इसका मतलब सबसे पहली चीज, जहां पर क्यू है, पी क्यू आर का 90 क्यू पर है, पी एस टी का 90 एस पर है। मतलब जहां पर क्यू लिखा है पी क्यू आर में, कहां लिखा है, बीच में लिखा है, वहीं पर एस लिखा जाएगा, मतलब एस को बीच में लिखा जाएगा, तो ये एस आ गया। ठीक, इसके बाद हमने एंगल पी को यूज किया है एज कॉमन एंगल। एंगल पी दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, इसमें भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, तो जहां पर पी है उस जगह पे पी आएगा। ठीक, तो पी को लिख दिया, एस हो गया, बचा क्या इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में टी बचा, तो यहां पे टी लिख दिया।
तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST। ठीक है, कौन सी क्राइटेरिया है ये? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अच्छा अब एक बार हमने सिमिलर कर लिया, तो सिमिलर करने के बाद साइड का रेशियो निकल के आएगा यहां से। ठीक है, तो साइड का रेशियो क्या निकल कर आएगा? देयरफॉर क्यों? क्योंकि इसी सिमिलैरिटी से रिजल्ट आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो PQ अपॉन PS इक्वल्स टू QR अपॉन ST इक्वल्स टू PR अपॉन PT। ये रेशियो लिखते हैं। कैसे लिखा फिर से बता दें एक बार। देखो हमने PQ लिखा, PQ फर्स्ट टू प्लेस पर है, तो यहां पे फर्स्ट टू प्लेस पे PS है, तो PQ अपॉन PS इक्वल टू सेकेंड थर्ड पे QR है, यहां पे सेकेंड थर्ड पर ST है, तो QR अपॉन ST। फिर फर्स्ट एंड थर्ड मतलब PR, तो यहां पे PR है, उस जगह यहां PT है, तो PR अपॉन PT। क्लियर? अब ये जो रेशियो आया, अच्छा हमें वैल्यू तो कुछ आगे निकालनी नहीं, हमें एक एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT। ठीक है, मतलब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है वो फिर से ट्रायंगल अपॉन क्वाड्रिलेटरल, लेकिन देखो ट्रायंगल अपॉन क्वाड्रिलेटरल निकाला ही नहीं जा सकता सिमिलैरिटी वाले थ्योरम से। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ट्रायंगल PQR अपॉन ट्रायंगल PST का एरिया निकालना पड़ेगा एरिया थ्योरम से, जो कि थ्योरम क्या कहती है कि दो ट्रायंगल अगर हमने सिमिलर कर लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, एरिया ऑफ, इसको एरिया ऑफ पढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। ठीक है, अच्छा अब इसमें से किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं इन तीनों में से, लेकिन मैंने बताया था किसका करते हैं स्क्वायर? जो पता होता है, जिसकी वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। तो यहां पर PQ 5 दिया है और PS 2 दिया है, मतलब पहला वाला फ्रैक्शन PQ अपॉन PS की वैल्यू दे रखी है। तो हमने क्या किया? हमने यहां पे लिखा PQ अपॉन PS का होल स्क्वायर, PQ अपॉन PS का होल स्क्वायर। ये 5 दिया, ये 2 दिया है, तो इसका मतलब 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 25 अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PST आ गया 25 अपॉन 4 आया। अब इस पे आते हैं। देखो हमसे पूछा है ट्रायंगल अपॉन क्वाड्रिलेटरल, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब हम एक रेशियो दिया है और रेशियो से वैल्यू को अलग अलग करते हैं, जैसे बोला कि दो लोग के एज का रेशियो 2:3 है, तो जब ये 2:3 में 2 अलग 3 अलग करते हैं तो हम बोलते हैं लेट देयर एजेस बी 2k एंड 3k या 2x एंड 3x, एक अननोन कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? दो ट्रायंगल है, हम लोग क्या बोलेंगे? लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 25x, क्योंकि यहां पे क्या है? ये देखो 25:4 है, तो लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 25x ले लो या k ले लो, तुम्हारे ऊपर है वो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PST इक्वल टू 4x होगा। अब देखो 25x ये पूरा एरिया है और 4x ये इतना सा एरिया है, ये एरिया जो इतना सा है ये 4x है, और ये जो पूरा एरिया है वो 25x है पूरे ट्रायंगल का। तो अगर हम पूरे एरिया 25x में से इतना ये 4x माइनस कर देते हैं, तो ये जो एरिया आएगा जिसमें ये इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन ने बोला है एरिया ऑफ PQR अपॉन SRQT, SRQT ये वही एरिया जो मैंने शेड किया है, वो कितना आएगा? देखो पूरा एरिया 25x है, ये छोटा ट्रायंगल ये 4x है, तो ये जो शेडेड एरिया आएगा वो आएगा 25x माइनस 4x, जो कि आएगा 21x।
आएगा। तो 21x हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ SRQT। तो हमारा जो PQR है उसका एरिया कितना है 25x, और हमारा जो SRQT है उसका एरिया कितना है 21x। तो 25x अपॉन 21x, x कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 25:21। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि पहले हम लोग सिमिलर करते हैं, सिमिलैरिटी के बाद साइड का रेशियो आता है, और जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखना, जब इसको यूज करेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे, एरिया थ्योरम नहीं लिखेंगे। एरिया ऐसा कोई मैथमेटिकल नाम नहीं है, ये तो हम नहीं लिख सकते, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और वही रेशियो यूज करेंगे, तीनों में से स्क्वायर उसी का करेंगे जो पूरा पता होगा। तो वहां से रेशियो आ जाएगा, ट्रायंगल का रेशियो वहां से हमेशा आएगा। अगर एक ट्रायंगल अपॉन क्वाड्रिलेटरल है तो हम उसमें एक्स एक्स लेके अज्यूम करेंगे और फिर उसको डिवाइड करके माइनस करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चंस और कर लेंगे, और उसके बाद फिर सिमिलैरिटी की जो अगली क्राइटेरिया है SAS, वैसे बोर्ड में क्वेश्चन तो नहीं आया कोई, लेकिन फिर भी हमें बेसिक तो आना चाहिए कि SAS ये होता है, SSS ये होता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर इस चैप्टर में दो टॉपिक और हैं, BPT और मैप्स एंड मॉडल्स, तो उसके क्वेश्चन हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।